नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजकुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस का राज में। टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी एमसीक्यूज़ यानी कि वह टॉपिक जिसमें से एक दो एमसीक्यू है, वो मोस्ट चॉइस क्वेश्चन है, वो हर एग्ज़ाम में है, वो लगभग पूछे जाते हैं। 100% श्योरली 1% है वो राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है और 2-4% नीट जेई मेन इनमें पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी थोड़ी बहुत डिस्कस की थी। तो उस टॉपिक के बारे में आज संपूर्ण अध्ययन करेंगे। उसका कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है और किस प्रकार से वह रोग है वो संचरण करता है और किन रोगियों में यह रोग नहीं होता। किन रोगियों में मतलब कि वे रोगी जो पहले किसी रोग से डिजीज़ से ग्रसित है और वह रोग है वो इस रोग की उपस्थिति है वो नहीं प्रदर्शित करता, यानी कि किसी दूसरे रोग की उपस्थिति में यह रोग उत्पन्न नहीं होता, वह रोग कौन सा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कारण से। सिकल सेल एनीमिया के कारण क्या होंगे? तो पहला टॉपिक तो यही है कि यह अलिंगी गुणसूत्रों में असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। अलिंगी गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोमल और एलोसोमल। ऑटोसोमल यानी कि अलिंग गुणसूत्र, वे गुणसूत्र जो वृद्धि व विकास में सहायता करते हैं मनुष्य के, और ये मनुष्य नर व मादा में सेम है 22 जोड़ी। ठीक है, तो इन 22 जोड़ी गुणसूत्रों में कोई असामान्यता होगी? सभी 22 जोड़ी में नहीं होगी, किसी विशेष जोड़ी पर होगी। तो कौन सी होगी? हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठा एमिनो एसिड, जब एमिनो एसिड बन रहे होते हैं तो हीमोग्लोबिन की उस दौरान बीटा श्रृंखला में जो छठा एमिनो एसिड बनता है उसमें कोई ना कोई विचलन होगा या कोई असामान्यता होगी, और वह असामान्यता होती है म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। तो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में एमिनो अम्लों के निर्माण के दौरान म्यूटेशन के कारण छठा एमिनो एसिड है वो ग्लूटामिक अम्ल बनने के स्थान पर, ध्यान से देखिए इस नाम को, ग्लूटामिक एसिड, हिंदी में भी लिख देता हूँ ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड बनना था, परंतु उत्परिवर्तन के कारण या म्यूटेशन के कारण वह ग्लूटामिक अम्ल ना बनकर वेलिन अम्ल बन जाता है, वेलिन अम्ल। ठीक है, ये दो नाम आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखें। ग्लूटामिक अम्ल बनने के स्थान पर वेलिन अम्ल बन जाता है म्यूटेशन के कारण। तो यही है वो सिकल सेल एनीमिया का मुख्य कारण है, यानी कि हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठा एमिनो एसिड ग्लूटामिक अम्ल बनना था, परंतु म्यूटेशन के कारण है वो वेलिन अम्ल बन जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स, तो उनका आकार अंशियाकार हो जाता है। अंशियाकार यानी कि दरांती के आकार का, दरांती के आकार, जो खेती में काम में ली जाने वाली दरांती होती है, इस टाइप की है वो आरबीसी कोशिकाएं हो जाती है। पूर्णतः इस प्रकार की नहीं होती, इस प्रकार की हो जाती है, जैसे कि यह है वो आरबीसी कोशिकाएं हैं। तो जब इस प्रकार की आरबीसी कोशिकाएं अंशियाकार आकृति की हो जाती है तो इसी के लिए यहाँ पर सिक्कल नाम जोड़ा गया है, सिक्कल सेल। सिक्कल यानी कि अंशियाकार, तो अंशियाकार हो जाती है आरबीसी कोशिकाएं, अंशियाकार हो गई तो उनमें जो असामान्यता होगी वो क्या होंगी कि वे आरबीसी कोशिकाएं हैं उनकी रक्त परिवहन की जो क्षमता होती है या ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता, आरबीसी कोशिकाएं हैं वो मनुष्य में ऑक्सीजन का संचरण करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाती है आरबीसी कोशिकाएं। तो इन आरबीसी कोशिकाओं का आकार है वो अंशियाकार हो गया। ठीक है, तो अंशियाकार होने के कारण क्या होगा, जैसे कि ये इधर जा रही है, ठीक है, ये कोई वाहिका है और आरबीसी कोशिकाएं वो रक्त का संचरण कर रही है, ये है नॉर्मल आरबीसी। ठीक है, अब यहाँ पर आ गई ये सिकल सेल एनीमिया ग्रसित आरबीसी, तो क्या होगा कि जो ये इस प्रकार से हैं तो यहाँ पर अटक जाएंगी आरबीसी कोशिकाएं, आगे गति संचरण नहीं कर पाएगी, आगे गति नहीं कर पाएगी। तो इसके कारण क्या होता है कि जो रक्त संचरण होता है
रक्त संचरण या रक्त परिवहन क्षमता में कमी होने लगती है, यानी कि शरीर की कोशिकाओं को रुधिर आपूर्ति नहीं हो पाती। ये आरबीसी कोशिकाएं होती है वो रक्त परिवहन में बाधा उत्पन्न करती है, इसीलिए वो इसको सिकल सेल एनीमिया है वो कहा जाता है। तो ये तो हो गया कारण और लक्षण। अब हम बात करते हैं कि जो म्यूटेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि ग्लूटामिक अम्ल बनना था परंतु अचानक से म्यूटेशन के कारण वेलिन अम्ल है वो किस प्रकार से बन जाता है, तो उस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो यह है डीएनए, डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से यहाँ पर प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो डीएनए पर श्रृंखला थी तो जी ए जी, ठीक है, और इसके विपरीत कौन से होंगे, जी के विपरीत होता है सी, ए के विपरीत टी और जी के विपरीत सी, ठीक है, सी टी सी हो गया। तो ये हो गए इनके विपरीत के, ये तो है नॉर्मली, परंतु म्यूटेशन होगा यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हो गया म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन के कारण है वो इन दोनों ने अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि बिंदु उत्परिवर्तन, जब क्षारक युग्मक है, ये क्षारक युग्मक है AGCT, ये क्षारक युग्मक होते हैं, एक होता है यूरेसिल, तो यह आरएनए में होता है। तो इन क्षारक युग्मकों का एक दूसरे में प्रतिस्थापन या एक दूसरे की जगह, मतलब कि यह यहाँ चला गया, यह यहाँ आ गया, तो यह होता है बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन। तो यहाँ बिंदु उत्परिवर्तन हो रहा है, म्यूटेशन है वो पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। तो क्या होगा कि इनमें परिवर्तन हो जाएगा, यह टी यहाँ चला जाएगा तो ATG नीचे आ जाएगा C और AC, ठीक है, इन दोनों में आपस में चेंज कर लिया। तो यह हो गया म्यूटेशन के कारण, ठीक है। अब नॉर्मल अवस्था में आरएनए में यहाँ क्या होगा, इसके विपरीत का आएगा G, A, T के विपरीत A और C के विपरीत G, ठीक है। जब यह GAG है, यह त्रिक कोडोन है, तो इस त्रिक कोडोन की उपस्थिति में जो एमिनो एसिड बनता था हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठा एमिनो एसिड बन रहा है, यहाँ पर छठा एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं हम। तो इसकी त्रिकोडोन में उपस्थिति में ग्लूटामिक अम्ल बनता है, ग्लूटामिक अम्ल, ठीक है। परंतु म्यूटेशन हो रहा है बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। तो यह यहाँ बन रहा था परंतु यहाँ इसके विपरीत बनेंगे, यहाँ जी आएगा और यहाँ A के विपरीत टी आ जाएगा वापस और C के विपरीत जी आ जाएगा। तो GTG, इस GTG त्रिक कोडोन आता है ना, इस त्रिक कोडोन की उपस्थिति में वेलिन अम्ल बनता है, वेलिन अम्ल। तो यही हम कह रहे थे कि बनना था ग्लूटामिक अम्ल, परंतु बिंदु उत्परिवर्तन के कारण वहाँ पर वेलिन अम्ल बन जाता है और इस वेलिन अम्ल के कारण आरबीसी कोशिकाएं हैं वो अंशियाकार हो जाती है। इस प्रकार से आरबीसी कोशिकाएं हैं वो दरांती के आकार की हो जाती है, सिक्कल के आकृति की हो जाती है, इसीलिए इस रोग को सिकल सेल एनीमिया नाम दिया गया है। और क्या होता है कि जो एक हम बात करते हैं कि जो यदि हम कल्पना करें कि ये जो शरीर की सभी आरबीसी कोशिकाएं हैं, टोटल शरीर की, वो अगर सभी आरबीसी कोशिकाओं को यह सिकल सेल एनीमिया हो जाए, यानी कि पूर्ण शरीर की आरबीसी कोशिकाएं, इसका मतलब कि यदि सभी आरबीसी कोशिकाएं समयुग्मजी अवस्था में हो, समयुग्मजी मतलब कि सभी को है वो सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। तो यदि सभी समयुग्मजी अवस्था में होंगी तो क्या होगा, सभी समयुग्मजी अवस्था में है तो रक्त को नहीं, शरीर को है वो रुधिर आपूर्ति, रक्त आपूर्ति नहीं हो पाएगी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सभी है वो सिकल सेल एनीमिया रोगी होगी और रक्त का परिवहन नहीं हो पाएगा। तो यदि सभी समयुग्मजी अवस्था में होगी तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी, रोगी की मृत्यु हो जाएगी। परंतु यदि कुछ आरबीसी समयुग्मजी अवस्था में है, विषमयुग्मजी, परंतु यदि कुछ आरबीसी कोशिकाएं हैं वो विषमयुग्मजी अवस्था में हैं, विषमयुग्मजी मतलब कि आधी आरबीसी कोशिकाएं हैं वो सही है, आधी है वो एकदम पूर्णतः गोल है और आधी है वो इस प्रकार से है।
तो ये जो आधी कोशिकाएं हैं वे रक्त को है वो शरीर को है वो रक्त आपूर्ति करवाती रहती है। ब्लड पहुंच रहा है प्रॉपरली कोशिकाओं में इन 50% आरबीसी के द्वारा, 50% है वो बाधा उत्पन्न कर रही है, परंतु इनके द्वारा रक्त आपूर्ति होने के कारण व्यक्ति है वो जिंदा रहता है। यह हो गया समगमजी अवस्था में और विषमगमजी अवस्था का। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है कि जो मलेरिया का रोगी होता है उसमें सिकल सेल एनीमिया रोग नहीं हो पाता। इसको हम पूर्णतः डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। बहुत बार पूछा जाता है, आपको लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन है वो मलेरिया से संबंधित है, परंतु यह है वो सिकल सेल एनीमिया में ही पूछा जाता है। तो जो मलेरिया का रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। यह प्लाज्मोडियम है वो आरबीसी कोशिकाओं से रक्त लेता है। यानी कि प्लाज्मोडियम को उदाहरण देखें तो मादा एनाफिलीज मच्छर, यह मच्छर है वो हमारे शरीर को काटता है, जैसे कि मच्छर काट रहा है, तो आरबीसी कोशिकाओं से रक्त आपूर्ति करेगा। नॉर्मल सी बात है, मच्छर रक्त चूसता है, भाई सीधी सी बात है। तो आरबीसी कोशिकाओं को रक्त चूस रहा है, परंतु यदि यह सिकल सेल एनीमिया इस रोग से ग्रसित है तो इसके खुद के पास भी रक्त नहीं है, खुद भी ये रक्त की आपूर्ति नहीं करवा रही है, खुद में भी रक्त नहीं है, तो यह आरबीसी इसको रक्त कहाँ से देगी। थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि हम इसको टिप्पणी के रूप में समझते हैं कि जब मलेरिया का रोग कारक प्लाज्मोडियम को है वो आरबीसी कोशिकाओं में है वो पोषक के रूप में रक्त नहीं मिल पाता, तो इसी कारण है प्लाज्मोडियम है वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति में प्रवेश नहीं कर पाता। और यही कारण है कि जो मलेरिया का रोगी होते हैं वह सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित कभी भी नहीं होता। 100% श्योर है, यानी कि मलेरिया रोगी है उसको कभी सिकल सेल एनीमिया रोग नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह हो गया हमारा आज का एक छोटा सा परंतु बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सिकल सेल एनीमिया, जिसके बारे में हमने पढ़े थे सर्वप्रथम कारण, उसके बाद लक्षण, उसके बाद पढ़ा था कि किस प्रकार से वो बीटा श्रृंखला में छठा एमिनो एसिड है वो परिवर्तित होता है, और अभी हमने लास्ट में पढ़ लिया मलेरिया रोग से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा कि मलेरिया रोगी को सिकल सेल एनीमिया ग्रसित है वो क्यों नहीं कर पाता, या मलेरिया रोगी में आरबीसी कोशिकाएं वो अंशाकार क्यों नहीं हो पाती। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें यदि नहीं हो तो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए बायोलॉजी।